नमस्कार दोस्तों, आज हम बैठे हैं मिस नौसीन के पास, जिन्होंने 9th रैंक प्राप्त करी है। कहाँ पे? यूपीएससी में। यूपीएससी की टॉपर रही हैं। 2023 के प्रीलिम्स और मेंस पूरा क्लियर कर लिया है और आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन ये वीडियो कुछ अलग होगा। तो मैं नौसीन जी से उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानूंगा और फिर उसके बाद पूरा इंटरव्यू आपके सामने होगा। तो सबसे पहला ये सवाल मैं पूछूंगा कि इनकी रैंक कितनी थी? मेरी 9th रैंक। 9th रैंक थी। सोच लीजिए कितना 9th रैंक आना बहुत बड़ी बात है। और इन्होंने हिस्ट्री सब्जेक्ट में जो है 9th रैंक ले आया। और जहाँ तक मुझे मालूम चला कि इन्होंने हिस्ट्री पढ़ के हिस्ट्री रच दिया है। कैसी हिस्ट्री रच दिया है? मतलब इतिहास पढ़ के भी इतिहास लिख रही हैं कि पूरे मंडल में, गोरखपुर की हैं और गोरखपुर में पूरे मंडल में जो है इतना टॉप 10 में रैंक किसी का नहीं आया आज तक। इस तरीके से हम लोग जो है और भी सवाल पूछेंगे। सबसे बड़ी बात हम मैडम से पूछेंगे कि ये बताइए कि अ, हम ये जानना चाहेंगे कि हिस्ट्री ही क्यों लिया? क्योंकि जो है आपके घर में मैंने सुना है कि लोग इंजीनियरिंग करे हैं और आपकी सिस्टर ने भी इंजीनियरिंग करा है, आपके फादर भी जो है प्रसार भारती में हैं और आपके भाई भी जो है इंजीनियरिंग करे हैं। तो आपने जो है हिस्ट्री, ऐसा हिस्ट्री में क्या दिख गया कि जो है आपने हिस्ट्री ले लिया? भाई कि बाकी और भी सब्जेक्ट, ज्योग्राफी ले सकते थे या तो फिर ह्यूमैनिटी में ही जाना था, कोई और सब्जेक्ट ले सकते थे। ऐसा हिस्ट्री में क्या घुस गए आप जो है कि ऐसा ही लेना है मुझे? जी, क्लास 12 तक मेरे पास साइंस थी। मैंने पीसीएम विद कंप्यूटर साइंस किया था। तो उसके बाद जब चेंज करना था ह्यूमैनिटीज़ में, तो मेरे पास दो ऑप्शंस थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। एक पॉलिटिकल साइंस था, दूसरा हिस्ट्री था। तो नॉर्थ कैंपस में मुझे हिस्ट्री मिल रहा था, तो मैंने हिस्ट्री चूज़ किया। फिर बाद में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी आने लगा, तो फिर मैंने वो कैरी करके अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट भी रखा। हिस्ट्री में, अच्छा, हिस्ट्री में सबसे पहला क्लिक कहाँ से मिला कि हिस्ट्री में इंटरेस्ट कहाँ से आया? सबसे, क्योंकि लोगों के, क्योंकि यूपी में सबसे बड़ी चीज है ना, लोगों को कहावत है कि जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा और रात भर पढ़ो और सुबह सफा। तो ये चीज मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो है कि आपको ऐसा कोई नहीं बताया? क्योंकि हम लोगों को जब पढ़ते थे तो ऐसे बताया गया तो दिमाग में ऐसा हो जाता था कि हिस्ट्री पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे कल। और तो इससे अच्छा क्या पढ़ते हैं? तो आपने हिस्ट्री, तो लोग मैथ्स पढ़ने लगते हैं, साइंस पढ़ने लगते हैं, आप साइंस से ही जो है हटके हिस्ट्री ले लिए, है ना? तो क्या ऐसे दिमाग में नहीं आया कि रात को पढ़ते थे सुबह भूल जाती थे? ऐसा कुछ नहीं होता था? नहीं, ये मिसकंसेप्शन मैं कहूँगी हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि हिस्ट्री सिर्फ एक याद करने वाला सब्जेक्ट नहीं है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंसेप्चुअल होती हैं, जो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होती हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि याद करने पर डिपेंड करता है हिस्ट्री, तो इसलिए इस चीज़ को मैं सपोर्ट नहीं, अब आप सक्सेस हो गई हैं तो बताएंगे याद नहीं, क्योंकि हिस्ट्री वगैरह तो सब पढ़ते हैं तो कुछ तो याद तो करना ही पड़ता है। जी, वो मुझे लगता है सब सब्जेक्ट्स में थोड़ा बहुत तो याद करना पड़ता है, बट सिर्फ हिस्ट्री को इस तरीके से देखना कि उसमें सिर्फ याद ही करना है किंग्स के नाम, प्लेसेस के नाम, ईयर्स, तो ये सारी चीज़ें तो वैलिड मैं नहीं कहूँगी, खासा से इस टाइम पर जब पूरा करिकुलम जो है वो चेंज हो चुका है। पूरी एक एनालिसिस बेसिस पे हम एक हिस्ट्री की स्टडी करते हैं, तो उस व्यू को मैं थोड़ा सा निगेट करती हूँ। थोड़ा सा टॉपिक को डाइवर्ट करूंगा। अब मैम से मैं पूछूंगा कि इनकी हॉबीज क्या हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है लोग पूछते हैं पढ़ाई लिखाई के बारे में। थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं, आखिर ये क्या पसंद करती हैं। ठीक है, तो हॉबीज क्या क्या थी आपकी? मेरी पहली हॉबी चेस खेलना है। दूसरा मैं हिस्टोरिकल प्लेसेस विजिट करती हूँ। और तीसरी मैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में मैं म्यूजिक सुनती हूँ। ये तीन हॉबीज़ है। आपने कहा कि डिफरेंट जगह पे जाना, मतलब घूमना, ऐतिहासिक प्लेसेस पे जाना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इसके बारे में पूछना चाहूंगा, अगर आपको इंडिया में कहीं पे अगर बोला जाए कि कहीं घूमना है तो सबसे पहले कहाँ घूमना चाहेंगे? पहले तो मेरा प्लान था केरला जाने का, बट वो मेंस का रिजल्ट आ गया था, तो मैं नहीं जा पाई थी। तो अब मैं वहाँ जाना चाहूँगी, वहाँ पे, क्योंकि बहुत ही अर्ली एजेस में कहूँगी 7th सेंचुरी के भी कुछ रिमेन्स है, बाकी कुछ वही हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, तो वो मैं विजिट करना चाहूँगी। तो आप आप जो है पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं होता? आप इतनी जगह टहलेंगी घूमेंगी तो फिर कैसे क्या होगा? अभी तक कहाँ कहाँ घूम ली हैं? और अच्छा, एक क्वेश्चन और इसके साथ मैं जोड़ूंगा कि अगर वर्ल्ड में कहीं घूमना हो तो कौन सा वो जो है कंट्री है जो कि आपको सबसे बेस्ट प्लेस लगेगा, अगर वहाँ पे रहने की बात करें या तो रुकने की बात या घूमने की बात? प्लेसेस जो आपने पूछा कि कहाँ कहाँ घूमी हूँ, तो मैं लद्दाख घूमी हूँ, मैं कश्मीर, हरियाणा, मध्य प्रदेश, और यूपी में बहुत सारी प्लेसेस में। अभी जनवरी में भी जब मैं इलाहाबाद में थी, प्रयागराज में, तो वहाँ पे भी
खुसरो बाग और ये सारी जगह मैं विज़िट की थी। और आपने जो दूसरा क्वेश्चन पूछा कि किस कंट्री में रहना पसंद करूँगी और या घूमना पसंद करेंगे, तो मुझे लगता है कि मैं इंडिया में ही बहुत सारी जगह है जो मैं नहीं घूमी हूँ, तो मैं पहले इंडिया में घूमना चाहूँगी, फिर ही मैं कहीं बाहर का सोचूँगी। मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे आंसर, लेकिन मेरा ये था कि कहीं अगर घूमने का ऑप्शन मिले तो सबसे बेस्ट कंट्री कौन सा आप चूज करेंगे? थोड़ा सा जो 2 दिन के लिए टूर सोचा जाए कि 2 दिन या 3 दिन के लिए 10 दिन के लिए टूर बनाया जाए, तो उसके लिए कौन सी कंट्री चूज यूरोप में ही कोई कंट्री मैं पसंद करूँ। करें? अच्छा, ये क्या जो मोनूमेंट्स देखते हैं हम लोग, तो क्या हिस्ट्री जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसमें क्या हेल्प मिलती है कि उसको पढ़ने से इंटरेस्ट जगता है? क्या ऐसा कुछ है क्या? क्योंकि मैंने भी ये महसूस किया है कि कोई भी मोनूमेंट्स लोग जो है घूमते तो हैं, ऐसा नहीं घूमते हैं लोग, लेकिन जो उनको पता नहीं होता इसके क्या मतलब क्या वैल्यूज़ हैं। जैसे आप सारनाथ में जाएँगे तो बहुत सारे जो है उसके मोनूमेंट्स वगैरह सब लगे हुए हैं, बनारस में ही जाएँगे, बहुत ज़्यादा दूर नहीं पहुँचते हैं। तो वहाँ पे क्या है लोगों को जानकारी नहीं होती है तो उनके लिए एक पत्थर जैसा चीज़ होता है। तो क्या घूमने से क्या ये पढ़ाई में इंटरेस्ट आ जाता है क्या? जी, ये क्वेश्चन मुझसे यूपीएससी इंटरव्यू में भी पूछा गया था कि कौन-सी चीज़ है जो टूरिस्ट प्लेसेस में बदलना चाहोगी? तो मैंने यही बोला था कि लोग सिर्फ़ प्लेज़र सीकिंग के लिए विज़िट करते हैं, उनको हिस्टोरिसिटी पता नहीं होती है। तो एक चीज़ ये है कि हिस्टोरिकल प्लेसेस घूमने से हिस्ट्री की जो वैल्यू है और उसको अंडरस्टैंड करने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये चीज़ मैंने भी महसूस की और इसलिए मैं प्लेसेस विज़िट किया मैंने बहुत सारी। ये तो है बच्चों को, इसीलिए अभी अभी आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो ये जान लीजिए कि अपने बच्चों को घुमाना शुरू कर दीजिए, और जो भी मोनूमेंट्स हैं, जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, उसको जो है अगर आप घुमाएँगे, उसके बारे में हिस्ट्री बताएँगे तो हो सकता है कि जो है उनके बारे में उनको इंटरेस्ट जगे, तो घूमने से उनको कोई फ़ायदा हो। बस केवल चिप्स का पैकेट हम लोग फाड़ लेते हैं, खा लेते हैं, घूम लेते हैं, बस हो गया। बस यही करते हैं। तो घूमने का मतलब ये है कि पूरा हिस्टोरिकल नॉलेज हर चीज़ की होनी चाहिए। नहीं है तो गाइड कर लीजिए, गाइड आपको सब कुछ बताएगा, कम से कम इंटरेस्ट जगेगा। तो घूमने का यही मतलब होता है। तो घूमने से काफ़ी फ़ायदा होता है, ये मिस नौशीन मैडम ने बताया भी, तो इसको आप लोग फ़ॉलो कर सकते हैं। अच्छा, मैं कुछ क्वेश्चन भूल ना जाऊँ इसलिए मैं कुछ लिख के भी ले आया हूँ, उस तरीके से मैं पूछूँगा। तो अच्छा मैडम ये बताइए कि आप एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताएँ जिससे आप सबसे ज़्यादा इंस्पायर हुई हैं? ये क्वेश्चन मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा और मैंने सबका यही आंसर दिया कि मुझे कोई एक ही आदमी बहुत इंस्पायरिंग नहीं लगा। मैं जितने लोग से मिली सब में मुझे कुछ ना कुछ इंस्पायरिंग लगता है। तो मैं उनको ही अपने अंदर एक अडॉप्ट करने की कोशिश करती हूँ। नहीं मतलब हिट किक मिला कि मुझे इस तरीके से कभी न कभी किसी से इंटरेक्शन फर्स्ट टाइम हुआ होगा तो लगा होगा कि कोई न कोई ऐसा किक मिला होगा जिससे आपको लगा होगा कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूँ। तो वो मैं जानना चाह रहा हूँ कि वो कौन-सा मोमेंट था जिस समय आपको लगा कि नहीं मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, और इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो सक्सेस मिलेगी उससे मैं काफ़ी आगे तक काम कर सकती हूँ? तो स्टार्ट करने का कि यूपीएससी की स्टार्ट कहाँ से करना है, तो ये था कि जब मैं ग्रेजुएशन में थी, तो मेरे जो दोस्त थे वो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे थे और उनकी नॉलेज और मेरी नॉलेज में काफ़ी गैप था। तो मैं उनको देख कर के मैंने शुरू किया पढ़ना। बट आपने जो बोला कि किसी को बस देख के हिट कर गया हो, तो वो तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि बस ऐसे देख के हिट हो गया। अच्छा, ये हम जानना चाहते हैं कि बच्चों को इंस्पायर करने, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको अगर इंस्पायर किया जाए कि आप यूपीएससी की तैयारी करें, तो कितनी उम्र से स्टार्ट कर देनी चाहिए उनको इंस्पायर करना, या तो बताना कि हाँ, यूपीएससी ऐसी होती है? किस किस उम्र से उनको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए अगर किसी को एकदम सीरियस तैयारी करनी है? मुझे लगता है कि सबसे सही एज तो ग्रेजुएशन के बाद ही है शुरू करना, क्योंकि पहले इतना बर्डन लेकर के हम स्कूल की पढ़ाई ख़राब कर देंगे, फिर कॉलेज की पढ़ाई ख़राब कर देंगे, तो उस चीज़ को मैं कि पहले से ही उसका एक बर्डन लेकर चलना, तो वो मैं नहीं सपोर्ट करती। मैंने भी कॉलेज के लास्ट सेमेस्टर के लास्ट मंथ में डिसाइड किया था कि मुझे ये एग्ज़ाम देना है। जी। तो अच्छा, ये अच्छा जानना चाहते हैं कि अगर आपका यूपीएससी में नहीं होता, है ना? अब तो हो चुका है, अब कुछ कुछ हो नहीं सकता, अब तो हो ही चुका है। तो अगर मान लीजिए नहीं होता, तो आपके पास बैकअप प्लान क्या था? है ना? मतलब बैकअप टू बैकअप प्लान क्या था? अगर मान लीजिए उस बैकअप में भी ना होता तो उसके बाद क्या होता? मैं ये जानना चाह रहा मैंने बस एक ही बैकअप सोचा था कि मैं स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स दूँगी। इस बार मैंने शुरू किया था थोड़ा सीरियसली देना, तो मेरा यूपी पीसीएस में भी इंटरव्यू कॉल आई थी। उसका बैकअप का बैकअप नहीं सोचा था क्योंकि स्टेट पीसीएस की एज 40 तक होता है, तो मुझे लगता है तब तक ना तो हो ही हाँ, जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है कि स्टेट स्टेट पीसीएस की जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें बहुत सारे मौके मिलते हैं,
अगर कोई सीरियस बंदा है, कोई सीरियस पढ़ाई कर रहा है, यूपीएससी की तैयारी अगर अच्छे से कर रहा है, तो कंफर्म कहीं ना कहीं स्टेट के किसी पीसेस पीसेस में क्वालिफाई तो कर ही जाएगा, कहीं ना कहीं तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो मैं अगला क्वेश्चन एक पूछता हूँ कि मान लीजिए जब कभी पढ़ाई के दौरान कभी कभी इंसान होता है कि निराश हो जाता है कि नहीं यार मुझसे नहीं हो पा रहा है ना, दिक्कत आ रही है। तो ऐसा मतलब किससे मोटिवेट होती हैं आप? क्योंकि कोई कोई होता है कि अपने दोस्तों से बात कर लेता है, कोई अपने फादर मदर से बात कर लेता है, तो फादर मदर तो से तो मुझे लगता है कोई नहीं बात करता है, क्योंकि वो थोड़ा सा प्रेशर वाली चीज हो जाती है। तो किससे आप सबसे ज्यादा मोटिवेट होती हैं? कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखती हैं जो निराश होने पे? मैं जब निराश होती थी तो मैं जामिया आरसीए में जब थी तो वहाँ पे अपने दोस्तों से मैं बात करके कुछ कोशिश करती थी कि वापस से पढ़ाई शुरू करूँ। बाकी मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव रहे इस मामले में, तो उनको भी फ़ोन करके बोलती थी कि ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया। तो ये दोनों मेरे रहे थे हमेशा। जब तैयारी में सबसे ज्यादा हेल्प कहाँ से मिली? सब तैयारी जब आपने स्टार्ट किया, तो सबसे ज़्यादा जो है जो सोर्सेज़, जो पहला सोर्स आपने स्टार्ट किया, जो आपका पहला सोर्स था वो क्या था? और सबसे ज़्यादा हेल्प कहाँ से मिली? क्योंकि मैंने अपने पहले 2 अटेम्प्ट पूरे सेल्फ स्टडी से दिए थे, तो सबसे बड़ा सोर्स तो यूट्यूब ही था। फ्री यूट्यूब वीडियोज़ जो देखती थी मैं, उससे ही सीखते थे। बाकी कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपना फ्री मॉड्यूल्स निकालती हैं, जैसे विजन आइज़ का पीटी 365 होता है, तो उससे भी मैं पढ़ के मैंने किया था। उसके बाद फिर जब मैं जामिया आरसी में शिफ्ट हो गई, तो वहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्टेड लोग थे, तो उनसे काफ़ी मोटिवेशन मिलती थी। तो क्या मतलब ऐसा आपने दिल्ली से जो है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो है ग्रेजुएशन किया है, तो सुना जाता है कि ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो भी जाता है तो आईएएस का कीड़ा लग जाता है। आईएएस बनने का, मुझे भी आईएएस बनना है, मुझे भी आईएएस बनना है, ऐसा हर कोई वहाँ पे रखता है। क्या ऐसा माहौल है क्या? जी हाँ, मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा माहौल है, क्योंकि फर्स्ट ईयर से ही जो मेरे दोस्त थे वो प्रिपेयर कर रहे थे, वो जो लक्ष्मीकांत बुक, ये सारी जो यूपीएससी वाली बुक होती है, वो बैठ के लाइब्रेरी में पढ़ते रहते थे। तो मुझे देख कर के थोड़ा लगता था कि मैं नहीं पढ़ रही हूँ वो सारी चीज़ें, तो तभी मुझे लगा कि हाँ, थोड़ा बहुत दिमाग में आने लगा कि ये एग्ज़ाम करना है। अच्छा, आजकल जो बहुत सारे लोग हैं जो कि यूपीएससी करना चाहते हैं, आपकी तरह बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी जो है जो जिनकी शादियां हो चुकी हैं, लेकिन जिनका सपना था, जिनकी कम उम्र में शादियां हो चुकी हैं, आजकल ऑनलाइन एजुकेशन बहुत फैल गया है। जैसे खान सर वगैरह का अभी मैंने वीडियो एक देखा था, तो 7,000 या 10,000 रुपए में इंडिया के टॉप मोस्ट के फैकल्टी जो है यूपीएससी की तैयारी करा रहे हैं। तो क्या जो ऑनलाइन मोबाइल से हम लोग जो है गांव में बैठकर जो तैयारी करते हैं, तो कितना सपोर्ट करती हैं? क्या उससे कोई बंदा जो है, कोई नॉर्मल आदमी जो है, उससे पढ़ के, ऑनलाइन पढ़ के क्या आईएएस बन सकता है आपके हिसाब से? ये बताइए, जो जिसके पास नॉर्मल थिंकिंग हो, गाँव का हो, जिसको पास उतना रिसोर्सेज नहीं है, क्या मोबाइल के ज़रिए 10,000 रुपए का कोर्स करके उससे उसको फ़ायदा हो सकता है, वो बन सकता है कि नहीं बन सकता है? अ बहुत ही सेलेक्टिव अगर रहें कि ये पता हो कि ये सही गाइडेंस है कि नहीं, ये मेरे लिए काम कर रहा है कि नहीं, तो हमेशा एक चेक करते रहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख करके, टॉपर्स कॉपीज जो फ्रीली अवेलेबल होती है ऑनलाइन, उसको देख करके कि हम सही पाथ पे है कि नहीं। उसके हिसाब से अगर हम चूज़ कर रहे हैं, उसके बाद कोई भी सोर्स चूज़ कर रहे हैं ऑनलाइन, तो तब वो हेल्प कर सकता है। अगर क्योंकि फिर जितनी गाइडेंस अवेलेबल है, उतनी मिस गाइडेंस भी अवेलेबल है। तो उसको डिफरेंशिएट करना वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप सही चीज़, सही सोर्स चूज़ कर रहे हैं कि नहीं। अच्छा, मेंस से हम सवाल क्वेश्चन पूछेंगे, तो मेंस में बहुत सारे फैक्ट्स लिखने होते हैं। लोग तो लिख लेते हैं, जैसे हमको भी लिखना हुआ तो दो दो आधा आधा घंटा पूरा लिख लेते हैं, लेकिन उसमें कुछ फैक्ट्स लिखने होते हैं। ये तो सही बात है, फैक्ट्स लिखने होते हैं। तो जब तक आप फैक्ट्स नहीं लिखेंगे तो उसकी कोई वैलिडिटी है नहीं। तो क्योंकि कहानी की तरह तो हर कोई लिख सकता है कोई चीज़। तो फैक्ट्स कैसे याद करती थी? जो है इतना फैक्ट्स याद करना बड़ा मुश्किल काम है, इसी चीज़ से लोग पीछे हट जाते हैं। इतने फैक्ट्स याद करने पड़ेंगे, क्लाइमेट चेंज कब हुआ था, पूरा 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 लाइन लग जाएगा, पूरा वो जैसे कि नंबर की पूरा डेटा याद करना पड़ेगा, तो वो कैसे याद होता है? कैसे लोग याद करते हैं इतना? हम ये जानना चाह रहे हैं। पहली बार में किसी को याद नहीं होता है, एटलीस्ट 6 टू 7 रिविजन्स लगते हैं याद करने में कोई भी चीज़। और एक और चीज़ है कि कोई भी डेटा से, जैसे क्लाइमेट चेंज की आपने बात की, तो अगर 5 चीज़ें हैं क्लाइमेट चेंज में, तो सिर्फ एक-एक डेटा याद करें उसका, कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस रेट से आइस मेल्ट हो रही है, स्नो स्नो मतलब जो माउंटेन्स पे आइस मेल्ट हो रही है हिमालयाज़ में, तो उसका एक डेटा हो गया। कितना टेम्परेचर राइज़ हो रहा है हर ईयर, हर 2 टाइम्स अ ईयर, तो उसमें चीज़ें हमें याद करनी होती है। ऐसे मतलब एक-एक डेटा चूज़ करना है,
उसको ही बार बार पढ़ते रहना बार बार पढ़ने से याद हो जाता है? अच्छा, 6-7 बार पढ़ें तो याद हो जाता है, पक्का ना? तो देख लीजिए, आपको 6-7 बार पढ़ना है, तो 6-7 नहीं 10 बार आप पढ़िए, तो याद होगा। तो मैम बोल रही हैं कि 6-7 बार याद हो, या 6-7 बार पढ़ेंगे उसी चीज़ को तो याद हो जाएगा। तो जिसको तैयारी करना है वो कम से कम 10 बार पढ़े, कि जिससे पूरा याद हो जाए और 9वीं नहीं, पहली रैंक आए। तो चलिए, अभी इसी कड़ी में कुछ और क्वेश्चन पूछेंगे। तो हम ये पूछेंगे कि आपके पसंदीदा 3 सब्जेक्ट कौन से हैं? ऐसे कौन-कौन से सब्जेक्ट हैं जो सबसे ज़्यादा आपको पसंद है? है। क्लास 12 तक मेरा फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री था। उसके बाद से नेचुरली मेरे हिस्ट्री फेवरेट हो गया और फिर आपका इंटरेस्ट जो है एकदम अलग है, क्योंकि केमिस्ट्री से लोग दूर भागते हैं, हिस्ट्री से लोग दूर भागते हैं। आप केमिस्ट्री के पीछे जा रही हैं, फिर हिस्ट्री के पीछे जा रही हैं। और मेरा फेवरेट मैं इंटरनेशनल रिलेशंस कहूँगी। इंटरनेशनल रिलेशन, वो तो ठीक है, वो तो एक आईआर एक अलग सब्जेक्ट हो गया, वो तो उसमें नहीं होता है, आपके 12 तक नहीं होता है। ठीक है, मैं 12 तक पूछ रहा हूँ कि उसमें जो है सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मान लीजिए केमिस्ट्री में था। केमिस्ट्री तो आपको हाई स्कूल के बाद मिला होगा, है ना? 10th में थोड़ा था, हाँ। तो क्या फिजिक्स और मैथ्स में कैसे, तो अगर फिजिक्स और मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं था तो सीसैट कैसे निकला? और फिजिक्स और मैथ्स में कितनी अच्छी थी वो मैं जानना चाह रहा मेरे क्लास 12 में 93% थे, उसमें फिजिक्स में मेरे 95 थे, मैथ्स में 89 मार्क्स थे। तो मेरा ठीक था, एवरेज था फिजिक्स मैथमेटिक्स भी। पर आपने क्योंकि फेवरेट पूछा तो सबसे फेवरेट मुझे केमिस्ट्री लगता था और फिर उसके बाद से हिस्ट्री लगने लगा। हूँ। तो मतलब ज्योग्राफी ज्योग्राफी नहीं, मजा आया उसमें, है? अच्छा नहीं लगा? ज्योग्राफी मेरी थोड़ी सी वीक रही तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होती थी। लेकिन आपने इक्वली बढ़िया सारे सारे सब्जेक्ट में अच्छे नंबर पाए हैं जो है, इक्वली जो है, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें जो है आपने नंबर ना पाया हो। अच्छा, सी सेट की तैयारी, सी सेट काफ़ी टफ आया था इस बार, तो मैं जानना चाह रहा था कि सी सेट को कैसे टैकल किया आप? सीसैट के लिए मैंने इस जो इस ईयर से मैंने अपनी थोड़ी स्ट्रैटेजी चेंज की थी। इसमें क्या किया था कि मैंने पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व किए थे और फिर मैं आई थी मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग पे। तो उसके लिए भी मैंने 2013 से लेकर 2022 तक सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए थे और अपनी एक खुद की स्ट्रैटेजी बनाई थी ये वाली कि पहले मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करूँगी और उसके बाद आऊँगी लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिक्स सेक्शन पे। मैथमेटिक्स में कितना किया था? टोटल मुझे याद है टोटल क्वेश्चंस मैंने 46 अटेम्प्ट किए थे जिसमें से शायद 30 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थे और बाकी ये दोनों थे सेक्शंस। तो अच्छा, ये करें कि अगर हैंड राइटिंग एक बड़ी चीज़ होती है, कि बच्चों को शुरू से ही बताया जाता है कि बेटा हैंड राइटिंग अच्छे से करो, नहीं तो जो है कम मार्क्स आएंगे, क्योंकि जो भी जितने भी रिटन एग्जाम होते हैं उसमें लिखना होता है, बहुत सारा लिखना होता है, और साफ सुथरी हैंड राइटिंग किसी सबको अच्छा लगता है। तो क्या इस एग्जाम में हैंड राइटिंग कितना मैटर करती है? um, uh, और ये भी जानना चाह रहे हैं आपकी हैंड राइटिंग कैसी? मेरी हैंड राइटिंग अबव एवरेज में कहूँगी, अच्छी लगती है, लोग कहते हैं कि अच्छी हैंड राइटिंग है। और मुझे लगता है कि थोड़ा इम्पोर्टेंट भी होता है एग्ज़ाम में। अगर आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो लोग फिर नंबर नहीं उसको पढ़ेंगे नहीं तो नंबर कैसे मिलेगा। एंड इवन आई नो सम पीपल हु आर ऑलरेडी सेलेक्टेड जिनकी राइटिंग पहले अच्छी नहीं थी, उन्होंने कर्सिव राइटिंग की बुक लेकर के प्रैक्टिस की और फिर अपनी राइटिंग इम्प्रूव की और फिर उनकी रैंक आई। तो मैंने देखा है कि लोग इतने इम्पोर्टेंस देते हैं राइटिंग को। अच्छा, ये क्या कर्सिव राइटिंग इम्पोर्टेंट है? जिसके पास ये स्किल ना हो, जिसके जो गांव से पढ़ा हो, जिसके पास कर्सिव राइटिंग स्किल ना हो, जो आपने कहा कि किसी ने, कुछ लोगों ने उसको मतलब स्किल उसको अपने अंदर लाया, उसको सीखा कर्सिव राइटिंग, जिसका कर्सिव राइटिंग ना हो तो क्या वो एग्जाम नहीं पास कर पाएगा? कर्सिव राइटिंग से मेरा ये मतलब नहीं कि बिल्कुल कर्सिव राइटिंग ऑल्सो मीन्स दैट आपके लेटर्स समझ में आ रहे हैं अच्छे से दूर दूर लिखे हुए। तो वो भी चीज़ है, वो मैंने देखे हैं कि जो आप जो कह रहे हैं कि गाँव के बच्चे या फिर जो है ऐसे हिंदी मीडियम उनकी भी राइटिंग बहुत सुंदर रहती है। लोग हिंदी मीडियम की भी जो हिंदी मीडियम से लिख कर लिखते हैं उनकी भी राइटिंग बहुत सुंदर रहती है। तो मुझे ये नहीं लगता कि ये कोई मेजर फैक्टर है राइटिंग डिसाइड करने में। हिंदी मीडियम, आप इंग्लिश मीडियम से, आपने पूरा इंग्लिश में पेपर लिखा था, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या कहेंगे? हिंदी हिंदी लिखना थोड़ा टफ होता है क्या? अम, मैंने क्योंकि लिखा नहीं तो मुझे मैं नहीं बता पाऊँगी। पर ये कहूँगी कि
मुझे नहीं लगता कि किसी भी एग्ज़ाम में आपको आपके मीडियम से डिफरेंशिएट किया जाता है, ख़ास तौर से यूपीएससी लेवल की। यूपीएससी इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड आई डोंट थिंक कि ऐसे कभी डिफरेंशिएट करेंगे वो या डिस्क्रिमिनेट करेंगे किसी के अगेंस्ट। तो आपकी जो भी मीडियम है, जो भी राइटिंग आप चूज़ कर रहे हैं, जिस मीडियम में आपको लिखना है, वो आप आराम से चूज़ करिए। और अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछूंगा कि आप किस पेन से लिखती थी, और स्टार्टिंग से ही आपने कौन सा पेन यूज़ किया, क्योंकि हर इंसान का कोई ना कोई फेवरेट पेन होता है। कभी मैंने टीवी में देखा है, अरविंद केजरीवाल एक वो हैं हमारे चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, उनकी जेब में रेनॉल्ड्स पेन 6 रुपए का आता है, 10 रुपए का आता है, वो लगा रहता है। मुझे लगता है, मुझे ऐसे हमेशा हिट करता है, उन्होंने मेंस उसी से लिखा होगा। तो तो क्या मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो है कि आपने किस पेन से लिखा था, और कौन सा पेन आपको सबसे बेहतर लगता है? मैंने पायलट V5 से लिखा था और वही शुरू से ही लेकर अंत तक मैंने फर्स्ट मेन से ही अपना पायलट V5 से ही लिया था। बीच में मुझे थोड़ा-सा लगा कि चेंज करना, तो मैंने ट्राईमैक्स कुछ दिनों के लिए उठाया था, बट वो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, फिर लास्ट में मैं पायलट V5 पे शिफ्ट हो गई। अच्छा, अब कुछ और क्वेश्चन आपको बताने होंगे, थोड़ा सा समय और देना पड़ेगा। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन हम नौशीन मैम से पूछेंगे कि आप कितने घंटे सोती हैं, और क्या टाइमिंग होनी चाहिए? एक जो स्टूडेंट है, उसको जो है कितने घंटे सोना चाहिए तैयारी के समय, और क्या कुछ लोग कहते हैं सुबह सो लो, सुबह 4 बजे उठ जाओ। हम लोगों के माँ बाप शुरुआत से ही कहते हैं, स्टार्टिंग से, बेटा 4 बजे उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ, 4 बजे जो पढ़ोगे वो पूरा याद हो जाएगा, फिर उसके बाद कभी नहीं भूलोगे। क्या ऐसा है कि कुछ लोग रात में पढ़ते हैं? तो आप किस समय पढ़ती थी और कितने बजे तक पढ़ती मैं सुबह 8 बजे से मैं शुरू करती थी पढ़ना और रात के 10-11 साढ़े 10 11 बजे तक पढ़ती थी और 11 बजे मैं कैसे भी करके सो जाती थी। और मैं कोशिश करती थी कि जब मैं सो जाऊँ एक बार, इवन मैं सोने से पहले भी कोशिश करती थी कि फ़ोन स्क्रीन ना देखूँ, क्योंकि उससे पूरी वो स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है और सुबह कितने बजे उठना रहता है वो फिर वो नहीं हो पाता, डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं कोशिश करती थी मैं 8 घंटे सोऊँ और जितने भी बजे उठ रही हूँ तो मैं 8 बजे से पढ़ना शुरू करूँ और फिर रात के 10-11 बजे तक। ना? मतलब कितना लंबा ड्यूरेशन आगे, जैसे आप एक बार बैठती थी 8 बजे, तो कितना लंबे समय तक बैठते? 2 घंटे, कोई 2 घंटे में उठ जाता है, कोई 1 घंटे में, कोई हर 10 मिनट में रील देख लेता है। तो ऐसा क्या होना चाहिए कि कितनी देर तक आप बैठती थी, कि जो है 2 घंटे बैठती थी, 3 घंटे बैठती थी एक सिटिंग में? मेरा ये प्लान रहता था कि मैं 8 बजे से अगर शुरू कर रही हूँ, तो वो ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें कवर करनी होता है। अगर 2 घंटे का टेस्ट हो गए, 1 घंटे का न्यूज़पेपर हो गया, उसके बाद फिर कुछ बेसिक बुक्स पढ़े, तो 8 से 1 बजे तक की एक शिफ्ट रहती थी। 1 से 2 फिर मैं कुछ आराम करती थी, फिर 2 से 5 बजे की एक शिफ्ट रहती थी, 5 से 6 मैं आराम करती थी। 6 से कंटिन्यू करके 8 बजे तक एक शिफ्ट, 8 से 9 ब्रेक, फिर 9 से 11 बजे तक। मतलब काफ़ी अच्छा ब्रेक भी लेती थी जो है। मतलब ब्रेक और सोना, पूरी नींद लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे मेमोरी जो भी पढ़ रहे हैं वो जो है क्या है कि उसको याद रह जाएगा। अगर आप सोएँगे नहीं तो जो है, जैसे फ़ोन को चार्ज करते हैं हम, तो उस तरीके से चार्ज भी करना पड़ता है अपने आप को, आपके अगर आपकी माने तो, है ना? तो मतलब करीब 8 घंटे की नींद लेनी सही है? जी, कुछ लोग का डिफ़र करता है, 7 टू 8 तो मुझे लगता है एवरेज है, सब लोग ही लेते हैं। मैं जितने टॉपर्स से मिली हूँ सब लोग इतना मतलब पढ़ाई-वढ़ाई छोड़ के पहले अच्छे से सोना है, फिर उसके बाद जितना टाइम दे रहे हैं उतना देना है। लेकिन ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा ही सोने लग रहे हैं, जिसमें अब भी थोड़े स्ट्रेंट होते हैं। अब दिक्कत ये आ रही, देखिए अब लोग जो है मूवी में देखते हैं, कहते हैं कि भैया कि हीरो तो 4 घंटे सो रहा है। फिर उसके बाद अभी एक मूवी आई थी 12 फेल, उसमें 4-4 घंटे ही सो के जो है लड़का पढ़ रहा है, मनोज सर पढ़ रहे हैं। तो क्या 4 घंटे सोना जो है ठीक है? ऐसा क्या सही है? ऐसा संभव है कि 4-4 घंटे पढ़ 4-4 सो, ऐसा कोई रियलिस्टिक बात है कि क्या आपको लगता है? मुझे नहीं लगता कि 4 घंटे सोकर के ही कोई पूरा अपना ब्रेन फ्रेश रख सकता है। एक बार को अगर हम कर भी लिए तो पेपर जो होता है वो हमारा दोपहर में भी होता है, फिर सुबह भी होता है। सीसैट का पेपर हमें 2 से 4 में करना होता है। अगर हम रात में अच्छे से सोए नहीं है, तो उस टाइम तक आते-आते हमारा पूरा पूरा दिमाग ही काम नहीं करेगा। तो फिर उसको मैनेज करना तो फिर तब टफ हो जाएगा। अच्छा, फिर से हिस्ट्री पे आ जाते हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हिस्ट्री जब आपने स्टार्ट किया, तो किस बुक से स्टार्ट किया और किस बुक से खत्म किया?
फर्स्ट जो मैं कहूँगी, मेरा जो हिस्ट्री से सबसे पहले मैं जिससे इंट्रोड्यूस हुई थी, वो थी उपिंदर सिंह की बुक एंशिएंट इंडिया की। तो उसको ही पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। एंशिएंट में मेरा थोड़ा इंटरेस्ट था, एंशिएंट इंडिया में, क्योंकि वो ग्रेजुएशन टाइम से ही हमें थोड़ा अच्छा पढ़ाया गया था और मुझे थोड़ा इंटरेस्ट रहा। उसके बाद फिर मैं ख़त्म में कहूँगी कि मैंने अ, ख़त्म तो अभी तक नहीं हुआ है। नहीं मतलब लास्ट बुक आपने जो है जो अब तो अच्छी-अच्छी बुकें जो है पढ़ रही होंगी, तो क्या लास्ट बुक आपने कौन-सी अभी लेटेस्ट पढ़ी जो कि सबसे अच्छी लगी आपको? मैं उतना मतलब मैं कोर्स बुक से हट के मैं उतनी बुक रीडिंग में इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ, तो मैंने कोई कोर्स की बुक्स पढ़ी थी लास्ट। अच्छा, ये काफ़ी चल रहा है क्या आपने जो कोचिंग जो हिस्ट्री के लिए जो यूपीएससी स्पेशली यूपीएससी के लिए जो हिस्ट्री पढ़ी, वो क्या किसी कोचिंग से आपने वो हेल्प लिया? सेल्फ स्टडी हिस्ट्री करके एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उस पे ही मैंने एनरोल किया था और वहीं से पढ़ाई की थी। उसमें वो उसकी कोई फिजिकल क्लासेस नहीं होती, उसमें ऑनलाइन मटेरियल्स होता है और फिर वहीं से सारी चीज़ें पढ़ी थी। अच्छा, आपको खाने में क्या पसंद है? ये बताइए। क्या खाने आप जंक फूड भी पसंद करती हैं? कभी घूम के जाएँ और वो पास्ता खा लें, बर्गर खा लें, ऐसा कुछ पसंद करती हैं? जी, जंक फूड में अगर मैं कहूँ तो मुझे वॉफल्स पसंद है, मैं वॉफल्स खाती हूँ। बाकी घर के खाने में मुझे चिकन बिरयानी पसंद अच्छा, तो मतलब घर का ही खाना ज़्यादा खाती हैं कि बाहर का भी मतलब क्या है घर का खाना ही प्रेफ़र करती हैं कि बाहर का भी प्रेफ़र करती है। अब जब मैं घर पे आ जाती हूँ तो बिल्कुल ही बाहर का खाना नहीं खाती हूँ, बट जब मैं हॉस्टल में रह रही थी, तो कभी-कभी बिल्कुल ऐसे मन होता है कि बाहर खाने का। बट एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, जब मेरा मेंस का टाइम था, प्री और मेंस के बीच में, तो उस टाइम पे मैंने इतना अपने आप को मैकेनिकल बना रखा था कि मैं कहीं बाहर का भी नहीं खाती थी, क्योंकि मुझे लगता था मेरा उससे टाइम वेस्ट होगा या जो भी होगा। तो मैं हॉस्टल का ही खाती थी। 1-2 बार मँगा के खा लिया, बट मैं ज़्यादा कोशिश करती थी कि मैं हॉस्टल का ही खाना हैं। आपने हिस्ट्री में कितने नंबर आपको मिले थे? मेरे पर्टिकुलर केवल हिस्ट्री में? जी मेरे 308 थे और ये मेरा हाईएस्ट है इस साल का। हाँ, इस साल का हाईएस्ट है लेकिन अभी तक जब से एग्ज़ाम हुआ है जो आपके नॉलेज में है, हमारी नॉलेज में है, क्या इससे इससे ऊपर कोई नंबर पाया है? जी, पेपर 1 में मेरा हाईएस्ट है अभी तक का। टोटल तो और ज़्यादा भी गए हैं, 310 प्लस भी गए हैं लोगों के। बट पेपर 1 में हाईएस्ट है शायद, जो जहाँ तक मुझे लोगों ने बताया है। तो मतलब ये जहाँ तक मैं जान पा रहा हूँ कि केवल आपसे जो है 2 ही 3 लोग ऊपर गए हैं अभी तक हिस्ट्री में। और बाकी आपका नंबर जो है शायद तीसरा या चौथा ही होगा। तो इसको तो जो है क्लियर करके जो है आज नहीं तो कल क्लियर हो ही जाएगा, ये तो रिसर्च का विषय है। तो क्योंकि पहले के टाइम पे जो है अलग तरीके से पेपर होता था, कुछ पेपर का पैटर्न चेंज था, अभी चेंज हो गया है तो उस हिसाब से हम लोग इस चीज़ को वैलिड नहीं कर सकते, तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा। अब अब लास्ट का ये क्वेश्चन है कि आप आप अभी क्या फ़ील कर पा रही हैं? क्या ऐसा लग रहा है क्या कि मतलब कि जब एक बार पहली बार रिज़ल्ट आया, अब क्या है कि अभी आपका ट्रेनिंग होगा, तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप अभी जो आपके साथ वाले हैं, जो कि आपके घर वाले हैं, तो इतना बड़ा अचीवमेंट मिलने के बाद क्या आप उन लोगों को भूल तो नहीं जाएँगे? घर वालों को कौन भूलता है, ऐसे तो नहीं होता। और मुझे लगता है कि एक सक्सेसफुल आदमी वही होता है जो अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ बहुत अच्छे से बैलेंस करे। तो किसी एक एस्पेक्ट पे बहुत ज़्यादा ओवर एम्फसाइज़ करना, एक एस्पेक्ट को छोड़ देना, तो वो तो बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। अच्छा, आपको जब चार्ज मिलेगा, जैसे जैसे ही जो है आपकी ट्रेनिंग खत्म होगी, जब चार्ज मिलेगा, तो जैसे आपका कहीं न किसी एरिया में कुछ खास इंटरेस्ट होगा, तो सबसे पहला काम आप किस एरिया में करना चाहेंगी? मतलब कि आप चाहें कि सरकार से मुझे वही काम मिले, तो ज़्यादा बेहतर काम करेंगे, सबसे पसंदीदा जो है एरिया कौन-सा होगा? सबसे पसंदीदा मेरा एरिया एजुकेशन सेक्टर है, क्योंकि मुझे खुद भी कमियां लगी थी एजुकेशन सेक्टर में। तो पहले तो मैं वो करूँगी। बाकी अगर एक एज अ सिविल सर्वेंट, क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, तो सारे जितने वल्नरेबल सेक्शंस है सोसाइटी के, बी इट एससी, एसटीज़, माइनॉरिटीज़, विमेन, एल्डरलीज़, तो उन सब के लिए मैं काम करूँगी। अच्छा, हम ये जानना चाह रहे थे कि आप में मतलब कि ऐसा क्या ख़ास रहा कि जो है कि आपको अपने आप में क्या ख़ासियत लगी? आपको अपने आप खुद से कि आपका आईएएस का एग्ज़ाम निकला
और लोग भी प्रयास करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने भी प्रयास किया, किसी ने भी प्रयास किया, उसका उसका नहीं निकला लेकिन आप ही का निकल गया। ऐसा क्या आप में खास रहा, आपको क्या लगता है? आपने क्या ऐसा कर दिया कि जो है आपका ही निकला? पहले तो मैंने जब मैं प्रिपरेशन ही कभी मैंने ये सोच के नहीं किया कि मुझे आज जो मिल रहा है वो इतना सब कुछ मिलेगा। कभी मैंने ये नहीं देखा वीडियो कॉल करके कि क्या पर्क्स अलाउंसेस जो आजकल वीडियोस आते हैं या मोटिवेशन वीडियो, उन सबको मैंने नॉट रिकमेंडेड कर रखा था। तो मैंने कभी ये नहीं देखा, तो शायद इसीलिए अब वो तो मुझे पता नहीं कि क्या चीज़ें सच में काम की, बट मुझे लगता है एक ये चीज़ थी जो काम की। कभी मुझे इस चीज़ का प्रेशर नहीं रहा कि मुझे बिल्कुल आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म करना है। मुझे लगता था मुझे बस एक रैंक चाहिए उसमें। और फिर मुझे दूसरा लगता है कि दूसरे में मैं अपने आप को इस सक्सेस से एसोसिएट नहीं करती हूँ। मैं अपने अंदर से मुझे लगता है कि मेरी कुछ वैल्यूज़ हैं जो एक सक्सेसफुल आदमी में हो सकती थी, तो मुझे पहले से ही हाँ, तो एक सक्सेसफुल आदमी को ऐसा लगता है कि मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ। और इसमें जो है आपके मम्मी पापा का क्या रोल रहा, मतलब क्या आप बोलेंगी मम्मी पापा के बारे में? पेरेंट्स का तो सबसे बड़ा रोल था। उन्होंने कोई भी मेरे डिसीजन को सपोर्ट नहीं किया होता तो अभी तक ये नहीं हो पाता। कोई भी मैंने डिसाइड किया मुझे हिस्ट्री लेना है तो उन्होंने हिस्ट्री दिलवाया, मुझे आरसी जाना है तो आरसी भेजा। तो ये सारी चीज़ें, बाकी सपोर्ट जो मैंने कहा कि पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, तो इसलिए ये लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अच्छा, आप इस वीडियो पे बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, बहुत सारे लोगों की मम्मी पापा माँ बाप देख रहे होंगे, पेरेंट्स देख रहे होंगे। तो ये मैं जानना, उनको क्या मैसेज देना चाह रही हैं आप कि जो है उनको किस तरीके से सपोर्ट करना चाहिए? क्योंकि कुछ लोगों के पास पैसे कम होते हैं जो नहीं कर पाते हैं, तो किस तरीके से सपोर्ट करना चाहिए? अब पैसों से सपोर्ट नहीं होता है। एक बच्चों से बच्चे क्या करना चाहते हैं उस चीज़ से सपोर्ट, उस चीज़ को सपोर्ट करना वो एक सपोर्ट होता है पेरेंट्स का। तो सबसे बड़ा तो यही हो सकता है कि इस तरीके से करें। अ, ठीक है, तो हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतना समय दिया और काफ़ी अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, उनको काफ़ी इंस्पिरेशन मिलेगी कि जो है मैम की तरह हम भी जो है कुछ बने। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई पढ़ता है, कोई अगर कामयाब नहीं भी हो पाता है तो उसको मैम मैम ने बताया कि उसको जो है निराश नहीं होना चाहिए। अगर वो सही से पढ़ रहा है, तो उसका कहीं न कहीं स्टेट पीसीएस में हो ही जाएगा, क्योंकि उतना लंबा समय मिलता है, 40 साल तक की एज है। एक जनरल कैंडिडेट के लिए 40 साल की एज है, तो वो वहाँ तक खींच सकता है। वो बात दूसरी है, कोई-कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से उतना लंबा नहीं खींच पाता है। तो इस तरीके से जो है पूरी जानकारी इन्होंने पूरा दिया। तो हम चाहते हैं कि आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखें और अपने बच्चों को दिखाएँ, और मैम से जो है कुछ प्रेरणा लें कि जो है कि हाँ, हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, मान लीजिए आपका बच्चा तैयारी करता है और अगर मान लीजिए वो सक्सेस नहीं पाता है, तो कम से कम उसको नॉलेज तो होगी कि इस दुनिया में क्या चल रहा है ना? केवल अब मैम मैम ने केवल हिस्ट्री से ही जो है वो कर दिया, कमाल कर दिया जो है ना? हिस्ट्री से ही हिस्ट्री रच दिया, 9वीं रैंक ले आई। अच्छा, इनका नाम नौशीन है, मिस नौशीन है, और इनका जो है 9वीं रैंक आई। तो ये तो थोड़ा-सा इत्तेफ़ाक की बात हो गई, तो कोई बात नहीं, जो भी है वो सब संयोग था। तो आप इसके बारे में हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं ये वीडियो सब लोग शेयर करें, अपने बच्चों को दिखाएँ, माँ-बाप खुद देखें, जिससे खुद मोटिवेट हों, अपने बच्चों को मोटिवेट करें। तो इस वीडियो के लिए बहुत-बहुत जो लोग देख रहे हैं उनको भी धन्यवाद, और जो नहीं देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखें और काफ़ी शेयर करें। और हाँ, इस तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू, बाय-बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।